Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. We were doing Indian economy previous year questions right from 2011 से 2024. You can join this Telegram channel and group for further updates and for downloading the PDF. देखो हमारा पिलर 1 कंप्लीट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, राइट, जिसमें हमने बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे 2011 से 2024 के, उसको हमने कंप्लीट करा है एंड उसका पीडीएफ भी इस टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम. नाउ जैसा कि मैंने बताया, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस बैंकिंग एंड फाइनेंस पिलर 1 वाला जो सेक्शन है हमारा. नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर पिलर 2 जो बजट वाला सेक्शन है, जिसमें कि वी विल बी डूइंग बजट डायरेक्ट टैक्सेस, बजट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, फाइनेंस कमीशन, ब्लैक मनी एंड सब्सिडीज. चलो, so let's continue with budget direct taxes. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? This is from 2018. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? With reference to India's decision to levy equalization tax of 6% on online advertisement services offered by non-resident entities, which of the following statement is are correct? तो हमसे इसमें पूछ क्या रहा है? हमसे इसमें इक्वलाइजेशन टैक्स के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट वगैरह पढ़ने के पहले एक जस्ट आइडिया लेते हैं कि ये इक्वलाइजेशन टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवाई क्या होता है. ठीक है, सो दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, राइट, टू टैक्स नॉन रेसिडेंट कंपनीज दैट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया. तो ये जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में, जिसके थ्रू टैक्स किया जाएगा कैसे? नॉन रेसिडेंट कंपनीज को दैट अर्न रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इन इंडिया. तो इंडिया में ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करके जो नॉन रेसिडेंट कंपनीज प्रॉफिट या रेवेन्यू अर्न कर रहा है, उससे टैक्स आपको लेने का प्रावधान था थ्रू दिस इक्वलाइजेशन लेवाई. बिफोर दिस टैक्स, फॉरेन कंपनी प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विसेज वर नॉट टैक्स प्रॉपरली ड्यू टू लूप होल इन द इंटरनेशनल टैक्स लॉज. जैसे कि आपको गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, इस तरह के कंपनी को पहले टैक्स नहीं देना पड़ रहा था क्योंकि इंटरनेशनल टैक्स लॉज जो थे उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी, कुछ लूप होल्स थे. एंड सो दिस इक्वलाइजेशन लेवाई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंश्योर कि इंडिया को उसका राइटफुल शेयर ऑफ टैक्सेस मिले. ठीक है, कि इंडिया के जो हक का शेयर है, जो ये इस तरीके की कंपनी इंडिया में एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रही है, राइट, भले ही ये कंपनी जो है वो कैसी है, तो नॉन रेसिडेंट कंपनीज है, लेकिन वो पैसा कैसे कमा रही है? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट इंडिया में करके. तो उससे जो इंडिया का, इंडियन गवर्नमेंट का जो शेयर बनता है टैक्स का, वो टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिले, इंडिया को मिले, उसके लिए ये इक्वलाइजेशन लेवाई को इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, यहाँ तक. नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. तो ये तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि गलत है. इनकम टैक्स एक्ट के पार्ट में कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राइट? ये जो इक्वलाइजेशन लेवाई, ये 6% वाला बात है. दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस बिल 2016 एज अ सेपरेट प्रोविजन एंड दिस वाज नॉट समथिंग अंडर इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. Now, सेकेंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं. नॉन रेसिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. ये भी स्टेटमेंट गलत है. ये जो इक्वलाइजेशन लेवाई का मेजर क्रिटिसिज्म ही यही था. क्या था? कि टैक्स क्रेडिट का प्रावधान ही नहीं है. नो टैक्स क्रेडिट was available under डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर पे कर रही है टैक्स को, तो उसको कहाँ, अपने होम कंट्री में भी उसको पे करना पड़ेगा. जैसे मान लो गूगल के केस में अगर समझते हैं, तो गूगल अगर इक्वलाइजेशन लेवाई के थ्रू इंडिया में टैक्स पे कर रहा है, हमने यहाँ देखा, राइट, तो उसको अपने कंट्री में भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी वो फॉरेन कंपनी रेवेन्यू अर्न कर रहा है उसके बेसिस पे. तो यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ रहा है इंडिया में भी, एंड होम कंट्री में भी टैक्स पे करना पड़ रहा है. मतलब कि इक्वलाइजेशन लेवाई पे टैक्स क्रेडिट का प्रावधान नहीं था इन द होम कंट्री. क्लियर है बात? सो स्टेटमेंट 1 भी गलत है, 2 भी गलत है. दैट इज हमसे पूछ रहा है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो आंसर इज नेदर 1 नॉर 2. ठीक है, एंड फिर एक जस्ट आपके लिए एक फैक्ट है कि 2020 में क्या हुआ, जो इक्वलाइजेशन लेवाई का स्कोप है उसको एक्सपेंड किया गया टू कवर द नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, नेटफ्लिक्स. एंड सिर्फ इसको नॉट मतलब ऑनलाइन ऐड तक इसको सीमित नहीं रख के ई कॉमर्स कंपनीज पे भी इसको लागू किया गया, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज पे भी. ठीक है, क्लियर है बात? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फ्रॉम 2015. बोल रहा है द राज्यसभा हैज मोर पावर इधर टू रिजेक्ट और टू अमेंड अ मनी बिल. आप बताओ, ये पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, है ना. राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट
और अमेंड द मनी बिल। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मनी बिल के केस में सबसे ज्यादा पावर किसको है? लोकसभा को है। राज्यसभा को तो कोई पावर ही नहीं है ना। अगर मनी बिल के केस में राज्यसभा अगर कोई अमेंडमेंट मान लो चाह भी रहा है तो वो भी लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। सो मनी बिल जैसे कि बजट हो गया, फाइनेंस बिल जो टैक्स से जुड़ा हुआ है। तो एक सेकंड देखो, जैसे मनी बिल है, मनी बिल मतलब कैसा बिल होगा? तो इसमें आपको बजट भी आ जाएगा, इसमें आपको ऐसे फाइनेंस बिल्स आएंगे जो कि टैक्सेशन से जुड़े हुए हैं। अब समझने का प्रयास करना। दीज कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट, कैन नॉट अमेंड अ मनी बिल। एंड राज्यसभा पे एक ऑब्लिगेशन क्या है कि राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज विद और विदाउट रिकमेंडेशंस। एंड लोकसभा जो है ना, वो लोकसभा इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं भी कर सकता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये भी स्टेटमेंट सही है। डिमांड फॉर ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? दिस इज द पार्ट ऑफ बजट दैट गिव्स गवर्नमेंट मनी टू स्पेंड। डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये बजट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को पैसा मिलता है ताकि गवर्नमेंट खर्च कर सके। अब इस एस्पेक्ट में राज्यसभा को पावर नहीं है कि वो वोट करे। राज्यसभा कैन नॉट वोट। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस पावर बिलोंग्स टू लोकसभा। थर्ड स्टेटमेंट देखो, राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप बताओ, डिस्कस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्यसभा डिस्कस तो कर ही सकता है ना। आर्टिकल 112 कहता है, एक सेकेंड, आर्टिकल 112 ये कहता है that president present the annual financial statement to both the houses. Rajya Sabha can discuss the budget but cannot make any final decision but cannot vote on annual financial statement. समझ में आया? So थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। तो थर्ड इसमें था फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आंसर क्या होगा? बी 1 और 2, राइट। अब जो चीज मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप जब पीडीएफ आपको मिलेगा आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम 2015 कह रहा है विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट दैट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। कायदे से देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होगा। आप बताओ, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एक फेमस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है? देखो क्वेश्चन क्या पूछा, लोग समझ सकता है ना, या कंफ्यूज हो सकता है कि हाँ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो है वही कहीं ना कहीं यूनियन बजट को प्रिपेयर कर रहा होगा। लेकिन आंसर क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ठीक है, इसी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक आपको बजट डिवीजन है। ये बजट डिवीजन जो है आपको क्या करता है? बजट प्रिपेयर करता है, ठीक है। हाउएवर द फाइनल अप्रूवल एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दैट्स ओके, बट जो बजट है वो प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट जैसे गलत, आपका 1 एंड डी गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? नो अमाउंट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सारा का सारा लीगली ऑथराइज्ड पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सारा का सारा legally authorized payments, right? No money can be withdrawn from this fund without the approval from the parliament. ये consolidated fund of India जो है, इसमें क्या क्या आता है? तो it includes government revenues। कहाँ से revenue आ रहा होगा सरकार को? तो taxes से, duty से, fees वगैरह से, right? इसमें government consolidated fund of India में आपको और पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट लोन से, जैसे ट्रेजरी बिल, बॉन्ड्स, इससे भी सरकार को पैसा मिलता है। एंड द थर्ड ऑप्शन, किससे पैसा आता है? तो रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट लोन से, ठीक है। इस स्टेटमेंट में सिर्फ इतना कह रहा था कि कोई भी पैसा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाना है तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऑथराइजेशन से ही होगा। दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो, ऑल द डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट आल्सो नीड ऑथराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखो बात को समझो, ये जो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, यहाँ देखो पब्लिक अकाउंट, दिस पब्लिक अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये पब्लिक अकाउंट में आपको किस तरीके का पैसा दिखेगा? तो इट इंक्लूड मनी फ्रॉम
मनी दैट द गवर्नमेंट होल्ड्स इन ट्रस्ट फॉर अदर पर्पसेस, जैसे प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स इसमें होंगे, जुडिशियल डिपॉजिट्स होंगे, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स होंगे। सो अनलाइक कंसोलिडेटेड फंड जिसका बात हम लोग यहाँ किए थे, पेमेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट डू नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, दे आर ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो लिख रहा है कि ऑल डिसबर्समेंट मेड फ्रॉम पार्लियामेंट जो है, मेड फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, उसमें पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए तो नहीं चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट गलत। आपके पास आंसर क्या बचा? 2 ओनली, दैट इज सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा, हमने पब्लिक अकाउंट के बारे में पढ़ा। अब इसके अलावा एक और फंड होता है, आपको नाम पता है क्या? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। एंड दिस फंड इज यूज्ड फॉर इमरजेंसीज, दिस फंड इज यूज्ड फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स। दिस is held by finance secretary on behalf of president. The president can approve advances from this fund, but बाद में यहाँ पे पार्लियामेंट से आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? नाउ यहाँ पे वही सारा कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज फ्रॉम 2013, बोल रहा है व्हाट विल फॉलो। इसमें से ना बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वहां देख चुके हैं पॉलिटी में भी, लेकिन चूंकि बजट वाला सेक्शन कर रहे हैं तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, What will follow if a money bill is substantially amended by राज्यसभा? बताओ, हम लोग को पहले से पता है ना कि राज्यसभा अगर मनी बिल के रेस्पेक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर रहा है, रिकमेंडेशन कर रहा है, तो लोकसभा चाहे तो मान भी सकता है, लोकसभा चाहे तो नहीं भी मान सकता है। तो क्या सारा ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत है? एकदम नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि व्हाट विल फॉलो, अगर एक मनी बिल को सब्सटैंशियली अमेंड कर दिया गया है राज्यसभा के द्वारा, तो उसके बाद क्या होगा? तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। अब बाकी ऑप्शन देखो क्या लिख रहा है, लोकसभा कैन नॉट कंसिडर द बिल फर्दर। अरे क्यों नहीं कर सकता है? लोकसभा ही सर्वे सर्वा है इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन केस ऑफ मनी बिल। लोकसभा को ही सारा पावर है। क्या बोल रहा है? लोकसभा में सेंड द बिल टू राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। किस लिए भाई? पढ़ चुके हैं हम लोग ना, पॉलिटी में पढ़ चुके हैं हम लोग, हमने उड़ान कवर किया है इंडियन पॉलिटी का, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट किया है इंडियन पॉलिटी का। इतने सारे जगह पढ़ने के बाद अगर ये आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिविजन में कमी है, राइट? द प्रेसिडेंट मे कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग फॉर पासिंग द बिल। एकदम मतलब बेकार बात है ये सब, सिंपल सा है। अगर मनी बिल को सब्सटैंशियली अमेंड किया जा रहा है राज्यसभा के द्वारा, तो लोकसभा उस अमेंडमेंट के साथ आगे बढ़ सकता है या उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर है बात? सो हमने देखा क्या था, हमने देखा था ना कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा हैज नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड अ बिल, इट कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस। एंड फिर एक टाइम लिमिट भी था राज्यसभा का, ध्यान आ रहा है आपको, कि राज्यसभा मस्ट रिटर्न द बिल विद इन 14 days विद और विदाउट रिकमेंडेशन, एंड द फाइनल डिसीजन लाइज विद लोकसभा। लोकसभा एक्सेप्ट कर सकता है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को, रिजेक्ट कर सकता है राज्यसभा के रिकमेंडेशन को। एंड वंस द लोकसभा टेक्स अ डिसीजन, द बिल इज कंसिडर्ड पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। सो मिला जुला के बात क्या है? बात इतना सा है कि मनी बिल जो है वो लोकसभा को ज्यादा पावर देता है, इंश्योरिंग कि फाइनेंशियल मैटर्स आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हमारे जो जन प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ये पैसा वाला मैटर कंट्रोल किया जाए। एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जन प्रतिनिधि, हमने जिनको डायरेक्ट इलेक्ट किया है, वो आपको लोकसभा में है या राज्यसभा में? आप बताओ। लोकसभा में है, तो हम वो फाइनेंशियल मैटर जो है वो लोकसभा में जो जन प्रतिनिधि हैं हमारे, वो लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। अब उसके लिए ये 2012 का क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में रहता है किसी न किसी कारण से, तो इस तरीके का टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि ये कैपिटल गेन क्या होता है वो समझ ले। तो आप जब कभी भी किसी एसेट को बेचोगे एट अ प्राइस हायर देन द परचेस प्राइस, तो जो आपको प्रॉफिट होगा उसी को कैपिटल गेन कहा जाएगा। अब ये एसेट क्या हो सकता है? ये एसेट आपका स्टॉक हो सकता है, ये एसेट बॉन्ड हो सकता है, ये एसेट रियल एस्टेट हो सकता है, ये एसेट आपको कोई आर्ट वर्क हो सकता है। तो जब कभी भी इस तरीके के एसेट्स को बेचा जाएगा एंड आप उसको बेचोगे, आपने जितना में खरीदा ना उससे ज्यादा में आप बेचोगे, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है बाई सेलिंग दीज एसेट्स। तो वो जो प्रॉफिट हो रहा है उसी को कैपिटल गेन कहा जाएगा। यहाँ तक ठीक है? तो जब कैपिटल गेन ये है, तो कैपिटल लॉस क्या होता है? व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ एसेट इज लेस देन इट्स परचेस प्राइस। कि आपने ये सब, आप जब ये सब को बेच रहे हो तो आप कम दाम में बेच रहे हो आपने जितना में खरीदा था। तो आप जब बेच रहे हो कम दाम में, तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। उसी लॉस को कैपिटल लॉस कहा जाता है।
ठीक है यहाँ तक। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट इन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैपिटल गेन में अराइज। तो कैपिटल गेन कब अराइज होगा, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, अगर आप मान लो चार आप कार बेच रहे थे, सॉरी ऐसे सोचो ना, आप आर्ट वर्क ही लेके चलो, राइट। आपके पास कोई चार डिफरेंट आर्टवर्क्स है, राइट। अब आप 4 बेच रहे थे, अब आप 6 बेचने लगे, लेकिन आप ये 6 लॉस में बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन कैसे हो सकता है, भले आपका क्वांटिटी बढ़ गया। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगा, एकदम कहलाएगा। तो 1 गलत है, 2 इसमें है एंड 2 इसमें है। थर्ड कह रहा है, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग and there is an growth in its value due to increase in its popularity, ठीक है ना। अब वो नेचुरल तरीके से बढ़े या उसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया है, अगर उसका दाम बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, इसका मतलब कैपिटल गेन अराइज होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 2 and 3। क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम 2011, कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आप लोग मतलब हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो। कह रहा है, द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स from consolidated fund of India must come from, बताओ, obviously B, Parliament of India. We have already seen that consolidated fund of India is the most important government fund, जहाँ पे सारे के सारे government receipts are credited and all payments are debited, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या आता है, all revenue received by government of India, जैसे tax, duties, etc. all loan raised by government, all money received by government in repayment of loans, and we have also seen that legally authorized payment on behalf of government of India must be approved by parliament before being withdrawn. पैसा निकालने के पहले पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में हमने वही सेम चीज पुराने क्वेश्चन में भी देखा ना, कि नो मनी कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। सारा कुछ जो मैंने बताया यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम 2010, कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। आप बताओ, यही सेम चीज अभी पहले हम लोग पढ़े, आंसर क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आपको आता है एक बजट डिवीजन, एंड वो डिवीजन जो है वो बजट को प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि ये बजट प्रिपरेशन में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो बहुत से अदर बॉडीज के साथ कंसल्टेशन में रहता है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, अदर मिनिस्ट्रीज हो गया, बहुत सारे अदर स्टेक होल्डर्स हो गए, क्लियर है। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो नोडल बॉडी के रूप में काम करता है, ठीक है, राइट। चलो फिर नेक्स्ट चैप्टर, बजट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। नो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2018। क्वेश्चन कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, सीरियल, ग्रेन्स, हर्ल्ड, चिकन, एग, cooked fish, processed and canned, newspaper containing advertisement material, right। पूछ रहा है which of the above item is are exempted under GST, that is goods and services tax। अब देखो एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको टारगेट नहीं करना है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ना आपका प्रिपरेशन किस प्रकार से होगा वो डिसाइड नहीं करेगा, नहीं तो आप जिंदगी भर क्या करते रह जाओगे पता है, आप सिर्फ ये पढ़ते जाओगे कौन कौन से आइटम जीएसटी में इंक्लूड हो रहा है, कौन कौन सा आइटम जीएसटी में इंक्लूड नहीं हो रहा है, बस यही हम लोग करते रह जाएंगे। एंड आपको 100 क्वेश्चंस के हिसाब से आपका प्रिपरेशन थोड़ी होता है, आपका प्रिपरेशन होता है 90 क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो बकवास पूछेगा ही ना, वो तो कहीं से पूछेगा ही, वो फंसाने का प्रयास करेगा ही आपको। अब हमारा माइंडसेट कैसे होने लगता है ना समय के साथ, कि हम इस 10 क्वेश्चंस के हिसाब से अपना तैयारी मतलब करने लगता है। अब ये बात हो सकता है हम बोलेंगे तो बहुत लोग मतलब क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं, इसको ये लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता था, वो लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता था। एग्जामिनेशन सिनेरियो में जब आप एग्जामिनेशन सेटिंग में जब आप बैठे हो तब ये बात करके दिखाओ, घर में बैठ के नहीं होता है। घर में बैठ के 10 लॉजिक इसमें भी लग जाएगा। आज पूछा है जीएसटी को लेके, कल किसी और चीज को लेके पूछेगा, क्या एक एक आइटम मतलब ऐसे पढ़ते रहेंगे, रटते रहेंगे क्या? कायदे से देखो तो बहुत सारे सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, उस एक सब्जेक्ट में जब आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हो बजट, तो बजट के अंदर आप छोटू सा
टॉपिक पढ़ते हो टैक्सेशन, उस टैक्सेशन में आप 50 टॉपिक जब पढ़ते हो तो उसमें आता है जीएसटी। अब वो जीएसटी के अंदर मतलब ये छोटू सा कहीं अगर आपको मिल गया ये चीज तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा है, आपको समझ में आ रहा है? आपको 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एंड 10 सब्जेक्ट 20 सब्जेक्ट पढ़ने, उसमें से एक सब्जेक्ट है ये इंडियन इकोनॉमी, उसमें से बहुत सारे चैप्टर्स में से एक टॉपिक, एक चैप्टर के अंदर टॉपिक था टैक्सेशन, उसके अंदर सब टॉपिक है जीएसटी। इसीलिए हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई मैगजीन आपको ये बता रहा है ना कि इस तरीके का क्वेश्चन उनके मॉड्यूल से आया है, तो उस तरीके के मैगजीन से बहकना नहीं है आपको। इनमें से कौन सा आइटम जो है उसको एग्जाम्प्ट रखा गया जीएसटी के अंदर, तो आंसर क्या होगा? सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड। आंसर इज वन ओनली। अब बेसिक बात अगर देख लेते हैं तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में एज डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल कौन सा इंसर्ट किया गया था? आर्टिकल 246A एंड आर्टिकल 269A। 246A जो है इट empowered the center and states to levy GST. Article 269A, this was inserted for IGST on interstate ट्रेड। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, दूसरा बात यहाँ देखो कौन कौन से आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया गया। तो ठीक है, ये सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड ये सही है। चिकन एग्स तो कुक्ड नहीं, चिकन एग्स रॉ। अगर वो कुक्ड वाला भी लॉजिक लगाते कि पके हुए में को नहीं किया गया तो भी यहाँ कटता। अरे लेकिन हम कह रहे कि जबरदस्ती का हम लॉजिक क्यों लगवाएं? प्रोसेस फिश्ड एंड केन्ड फिश नहीं है, आपको फिश पे एग्जेम्प्ट किया गया था। टैक्सेबल क्या हो सकता है? टैक्सेबल होगा आपको जो कुक्ड चिकन एग आपको सर्व किया जा रहा है ना रेस्टोरेंट में, तो कुक्ड है ना वो, तो वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर जीएसटी लगता है। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज इन द न्यूज़पेपर आर चार्ज्ड एट 5 और 18% जीएसटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सर्विसेज। तो सीरियल ग्रेन्स हर्ल्ड, चिकन एग्स कैसा? रॉ है ना, कुक्ड नहीं। फिर वैसे ही फिश, ये कुछ आपको एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम जीएसटी, जबकि कुक्ड एग जो कि रेस्टोरेंट्स में मिलता है ये सब में टैक्स लगेगा। ठीक है, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज इन न्यूज़पेपर अट्रैक्ट जीएसटी एट 5 और 18% रेट्स, ठीक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सर्विस। क्लियर है? ठीक है। नाउ यहाँ पे वो सारा कुछ हम लिख दिए हैं। अगर बहुत दिमाग लगाना है तो यहाँ देखो ना, यहाँ कुक्ड लिखा हुआ था, अगर ये आप पकड़ पाते तो इसको कट करते आप। लेकिन एग्जामिनेशन सेटिंग में बैठ के आप बताओ ना, ये सब चीज नहीं हो पाता है। एंड इस तरीके के क्वेश्चन को ना आपको मतलब अपना मैग्नेट मतलब अपना कंपास नहीं बनाना है आपको कि हाँ इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको कैसे प्रिपेयर करना ये डिसाइड करेगा, एकदम नहीं करेगा। ये क्वेश्चन आया और गया, ऐसा आपके दिमाग में मतलब एकदम बैठना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज आर द मोस्ट लाइकली एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी। 2017 का क्वेश्चन है। हमने अभी देखा ना कि 2017 में ही तो इंट्रोड्यूस किया गया था ना जीएसटी को एज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आपको आर्टिकल 246A एंड आर्टिकल 269A को इंसर्ट किया गया। 246A it empowers center and states to levy GST. Article 269A deals with IGST on interstate ट्रेड। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक जो कि हमने पहले ही देखा। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जीएसटी विल रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। 100% करेक्ट। ये तो बेसिक सा स्टेटमेंट है। अर्लियर देयर वाज वाइड डिस्पैरिटी इन टैक्सेस एंड रेट्स अक्रॉस स्टेट्स एंड जीएसटी ने मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई किया, जैसे कि वैट, जैसे कि सर्विस टैक्स, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, एंड एक कॉमन टैक्स रेट को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर जीएसटी। एंड इससे हुआ क्या? दिस हैज क्रिएटेड अ सिंगल नेशनल मार्केट बाय अलाउइंग द सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अरे भाई, जीएसटी या कोई भी चीज अगर लगता है तो आपको ड्रास्टिकली इफेक्ट दिखेगा क्या? खुद से सोचो। एंड यही सब वर्ड्स तो हिंट है ना यूपीएससी के, जहाँ पे हमको अलर्ट होना है। शुरू में तो टैक्स वगैरह कम ही होगा, तो ड्रास्टिकली करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह कहाँ से डिक्रीज हो जाएगा? एंड सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या लिख रहा है, इट विल जीएसटी विल इनेबल द इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जीएसटी डज नॉट डायरेक्टली इंक्रीज द इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। व्हाई? बिकॉज इट मेनली अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन विद इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत। जैसे 2 गलत हुआ तो आपके पास बचता है ये एंड ये। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट विल enormously increase the growth and size of the economy of India
एंड विल देखो, एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन नियर फ्यूचर। अब बताओ क्या करोगे इसको, ठीक। और जैसे आप थर्ड भी गलत कर लेते तो थर्ड ये तीनों गलत हो जाता, आप आंसर पे पहुंच जाते। इसीलिए बार बार बोल रहे ना, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए, ताकि आपका ना मतलब एप्टीट्यूड डेवलप हो, नहीं तो जिंदगी भर स्टैटिक स्टैटिक पढ़ते रह जाएंगे। अब मान लो कोई बच्चा है या कोई एस्पिरेंट है जिसने जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अब उसको पता चल गया अच्छा इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, अच्छा दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट किया गया कुछ आर्टिकल्स, आर्टिकल 246A, 269A, इतना उसको पता है, राइट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या आपके नॉलेज को चेक कर रहा था अबाउट जीएसटी या आपके कॉमन सेंस को चेक कर रहा था, आप खुद बताओ। सो देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन जीएसटी एंड इंडिया ओवरटेकिंग चाइना इन इकोनॉमिक टर्म्स। जीएसटी कैन बूस्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमिक एफिशिएंसी बट ओवरटेकिंग चाइना डिपेंड्स ऑन मल्टीपल अदर फैक्टर्स, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, जैसे कि एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट। आंसर क्या होगा? वन ओनली, ठीक है। बहुत सारा कुछ जो भी मैंने बताया सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द सेल्स टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज, ये 2014 का क्वेश्चन है। सो पहले तो समझ लो कि सेल्स टैक्स क्या है भाई। दिस इज एन indirect tax imposed on the sales of goods and services. It is always a percentage of product's value and is charged at the point of purchase or exchange. I'm talking about sales tax. अब बहुत सारे आपको सेल्स टैक्स होते हैं, जैसे रिटेल सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरर्स सेल्स टैक्स, होलसेल सेल्स टैक्स, यूज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। जैसे ये देखो, जैसे रिटेल सेल्स टैक्स के बारे में बात करेंगे तो दिस इज चार्ज ऑन द फाइनल सेल्स ऑफ गुड्स टू द कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स के बारे में बात करेंगे तो दिस इज चार्ज्ड व्हेन मैन्युफैक्चरर्स सेल गुड्स टू द होलसेलर। होलसेल सेल्स टैक्स का बात करेंगे तो इट इज इम्पोज्ड व्हेन होलसेलर सेल्स गुड्स टू रिटेलर। यूज टैक्स का बात करेंगे तो दिस इज लेवाइड ऑन द गुड्स purchased without sales but used in the state. So देख लो use tax क्या है? This is levied on goods purchased without sales tax but used in state, वो हो गया use tax। फिर value added tax, this is levied at each stage of production and distribution। ये जो sales tax है this was imposed, this was collected by state government। and interstate trade के लिए क्या होता था? एक state दूसरे state के साथ अगर trade कर रहा है तो उस केस में इंटर स्टेट ट्रेड के रेस्पेक्ट में क्या होता था? सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज लेवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड हो क्या रहा था? अलग अलग राज्यों में अलग अलग सेल्स टैक्स रेट थे, जिसके कारण इनएफिशिएंसीज था एंड एक मार्केट जो था वो फ्रैगमेंटेड मार्केट था। एंड फिर हमने देखा ही कि जीएसटी आया, जीएसटी ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाई किया अक्रॉस इंडिया, क्रिएटेड अ कॉमन नेशनल मार्केट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन मार्केट। एंड ये जीएसटी ने क्या करा? सेल्स टैक्स, वैट, सीजीएसटी, सीएसटी एंड मल्टीपल अदर इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस करा। सो यहाँ जो हमसे पूछ रहा ना, द सेल टैक्स यू पे व्हाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज a tax imposed and collected by state government, imposed and collected by state government, ठीक है। जो आपके काम का है वो लिख दिया गया है। एंड यहाँ पे तो जब जीएसटी आया तो उसको हटा ही दिया गया है। जीएसटी आया 2017 में, ये पूछा है 2014 में, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 2011, वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन जो है वो वैल्यू एडेड टैक्स का फीचर नहीं है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या था? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ये सारा आपको जीएसटी में आ गया है, लेकिन पूछा कब का है? 2011। तो एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड एट ईच stage of value addition in the production cycle from raw material to final sale। हर स्टेज पे इसको चार्ज किया जाता था। तो जब हर स्टेज पे चार्ज किया जा रहा है तो कैन वी से कि इट इज अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, दैट इज इट इज लेवाइड एट ईच स्टेज बट अल्टीमेटली बोर्न बाय द कंज्यूमर। तो इसके की फीचर्स क्या क्या हैं? तो जैसे मल्टी स्टेज टैक्स हो जाएगा ये तो हमने देखा ही। दैट इज लेवाइड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसके मत्थे आ रहा है? तो कंज्यूमर बोर्न। सेलर्स कलेक्टेड वैट बट पास द टैक्स बर्डन टू द कंज्यूमर। ऑब्वियसली हर राज्य में ये अलग अलग होगा, तो वेरिड अक्रॉस स्टेट्स। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट हैड डिफरेंट वैट रेट्स एंड फिर ये स्टेट सब्जेक्ट यहाँ तक, ठीक है। सो वैट वाज इंटायरली अ स्टेट government tax, VAT was entirely a state government tax enforced by individual state। तो पहला स्टेटमेंट देखो, it is a multi-point destination based system of tax, correct। It is a tax levied on value addition at each stage of transaction
in the production distribution chain. This is correct. It is a tax on the final consumption of goods or services and must ultimately borne by the consumer. This is also correct. तो बचा क्या? बचा डी, जो कि गलत होगा. इट इज बेसिकली अ सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली फैसिलिटेटर फॉर इट्स सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. हमने देखा कि ये स्टेट सब्जेक्ट के अंदर आता है. So VAT was not under central government, it was imposed by state government and the rates of the taxation varied from state to state, creating inefficiencies in the market. And फिर हुआ वही कि ये VAT भी आपको GST में subsumed हो गया. क्लियर है? ठीक है. Now, next chapter, Finance Commission, Black Money and Subsidies. अब इस चैप्टर के खत्म होने से हमारा पिलर 2 that is बजट वाला जो पिलर है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है. So let's see the first question from 2023. कह रहा है consider the following. कुछ factors दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ parameters दिए हुए हैं. हमसे कह रहा है for the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as a criteria other than the population area and income distance. So horizontal tax डिवोल्यूशन के लिए, मतलब वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन कुछ होता है, एक हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन कुछ होता है, राइट. तो हमसे पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स को, कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज किया है अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस. तो समझते हैं. सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये टैक्स डिवोल्यूशन क्या होता है. इट रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब यही होता है कि टैक्स रेवेन्यू को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है टू equitably allocate the proceeds of certain tax between the union and the states. अब ये जो डिवोल्यूशन है ये दो प्रकार का हो सकता है. एक आपको वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन होगा, एक हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन होगा. वर्टिकल नाम से पता चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, की सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कितना पैसा जाएगा. एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो स्टेट्स है ना, वो स्टेट्स के बीच में आपस में कितना कितना पैसा जाएगा. समझ में आ गया बात. अब जरूरी तो नहीं है, मान लो कि ऐसे समझने के पर्पज से समझना कि मान लो 100 रुपए है तो 50 रुपए सेंटर रख लिया एंड ये 50 रुपए जो है ये आपको स्टेट गवर्नमेंट को चला गया, मतलब कलेक्टिवली 50 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को देना है. तो दिस इज वर्टिकल डिवोल्यूशन. लेकिन ये 50 रुपए कैसे स्टेट्स को देना है? क्या सबको 55 रुपए या सबको 10-10 रुपए देना है? किस प्रकार के सबको बराबर देना है? तो ये 50 रुपए किस प्रकार से इन स्टेट्स के बीच में बांटा जाए. दिस इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन. समझ में आ गया बात. अब यही 50 रुपए जो है ये कैसे राज्यों के बीच में बांटा जाएगा, वो कुछ क्राइटेरिया, कुछ पैरामीटर्स, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने भी बताया था, राइट. तो जैसे एक होगा पॉपुलेशन क्या है, एक होगा एरिया कैसा है राज्य का, एक इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे. तो हमसे पूछ रहा है कि अदर फैक्टर्स इनमें से कौन कौन सा है. समझ में आ गया क्वेश्चन आपको. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? इनकम, मतलब इनकम डिस्टेंस जो भी आप समझ लो. दूसरा पॉपुलेशन, एंड वो भी 2011 सेंसस के हिसाब से. फिर एरिया, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, कि भाई इधर तो आप पॉपुलेशन के बेसिस पे दे रहे हो, लेकिन उस हिसाब से मान लो कि कोई राज्य है, वो राज्य पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत सारा एफर्ट्स लिया, तो उसका पॉपुलेशन तो कम है. तो उसका पॉपुलेशन जब कम है तो क्या उसको नुकसान होगा, उसको कम पैसा मिलेगा? तो नहीं. पॉपुलेशन कंट्रोल करने में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसके बेसिस पे भी इसको भी एक क्राइटेरिया बनाया गया. एंड लास्ट इज टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स. अब जैसे ये इनकम डिस्टेंस है, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आप बताओ कहाँ पे पढ़ा है हमने. ये इनकम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप क्या करो, सबसे अमीर राज्य, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, आप एक ऑर्डर में आप अरेंज कर दो. ठीक है. तो सबसे अमीर कौन हो गया? ये राज्य हो गया. अब इस राज्य से ये सेकंड वाले राज्य का कितना डिस्टेंस है इनकम के रेस्पेक्ट में, ठीक, इसको इनकम डिस्टेंस कहा जाएगा. फिर ये फर्स्ट जो सबसे अमीर है उससे ये थर्ड वाले का कितना डिस्टेंस है, ये फर्स्ट वाले से सबसे लास्ट वाले का कितना डिस्टेंस है, तो वो कितना मतलब इनकम गैप है, इसी को इनकम डिस्टेंस कहा जाता है. जो सबसे ज़्यादा अमीर है उसको सबसे ऊपर रख के इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है. ठीक है. तो आप बताओ इनमें से कौन कौन सा फैक्टर होगा. तो एक मिनट, यहाँ देखो, एक तो आपको पॉपुलेशन हो गया, एक एरिया हो गया, एक इनकम डिस्टेंस हो गया. तो इनकम डिस्टेंस, पॉपुलेशन, एरिया. इसके बाद कौन कौन? तो फॉरेस्ट इकोलॉजी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड फिर टैक्स एफर्ट्स. तो ये टैक्स एफर्ट्स. अब आप एक बात बताओ, स्टेबल गवर्नमेंट ये हो सकता है क्या? गवर्नेंस रिफॉर्म ये हो सकता है? चलो एक सेंस में मानते हैं कि ठीक है, इस पे अगर आपको डाउट भी हो रहा है, ये कभी भी होगा स्टेबल गवर्नमेंट वाला हिसाब किताब? एकदम नहीं. लेकिन ये ऑप्शन कैसा पूछ रहा है?
ये नहीं पूछ रहा है 1 2 एंड 3 ऑल द अबव, इस तरीके का नहीं पूछ रहा है। ये जब कुछ ऑप्शन इस तरीके का ऑप्शन होता है तब आपको सारे के सारे फैक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 2 एंड 5 दैट इज ओनली 3। ठीक है। वर्टिकल डिवोल्यूशन हमने पहले ही देखा कि वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है इट इंश्योर कि फिक्स परसेंटेज ऑफ सेंट्रल टैक्स वो स्टेट को जाए। हमने देखा कि जैसे 50 रुपए जा रहा है, एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग। ठीक है। हॉरिजॉन्टल devolution, it ensure fair distribution among states based on economic factor, based on demographic factor and other factors। ठीक है। चलो तो सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है, कौन से फैक्टर का कितना वेटेज है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज फ्रॉम 2022, कह रहा है which one of the following situation which one of the following situation best reflect indirect transfer often talked about in the media recently with reference to India। हमें बताना है कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसफर क्या होता है। देखो एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मान लो ये एक इंडिविजुअल है, राइट, इसका ये एक कंपनी है, विदेशी कंपनी है ये, ठीक है, एंड ये कोई विदेश का बंदा है, उसका ये विदेशी कोई बाहर का कंपनी है, ये कंपनी का नाम रख लेते हैं ABC, राइट। अब इसने क्या किया, ये जो भी कुछ है ये फॉरेन एंटिटी है, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, ध्यान से समझना, इस कंपनी ने एक इंडियन कंपनी के शेयर को खरीदा या इंडियन कंपनी को ही खरीदा, समझ लो, ठीक है। तो ये ABC जो कि एक फॉरेन एंटिटी है, ये फॉरेन एंटिटी क्या कर रहा है, इंडियन कंपनी में शेयर्स खरीद रहा है। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, अब हो क्या रहा है, ये जो इंसान है ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, इस कंपनी को ही कोई XYG कंपनी को बेच देता है, ठीक है। कौन से कंपनी को बेचा, ये फॉरेन एंटिटी को बेचा। तो उससे हुआ क्या कि ये जो कंपनी है ABC, इसके पास जो इंडियन कंपनी का शेयर है वो भी इसके पास चला गया, XYG के पास। क्यों? क्योंकि ये इंडियन कंपनी का मान लो 50% शेयर ये होल्ड कर रहा था या 20% शेयर ये होल्ड कर रहा है ABC। तो जब ABC ही पूरे तरीके से खरीद लिया गया ये XYG के द्वारा, तो ये इंडियन कंपनी का जो 20% 15% जो भी शेयर है वो भी शेयर इसके पास अब आ गया। तो इसी को इनडायरेक्ट ट्रांसफर कहा जाता है। मतलब कि इंडियन कंपनी के शेयर्स को या इंडियन एसेट्स को डायरेक्टली XYG को नहीं बेच के क्या किया जा रहा है, ABC को बेच दिया गया। किसको? XYZ ने ABC को खरीद लिया। अब जैसे ABC को XYZ खरीदता है तो इंडियन कंपनी भी जो है वो इंडियन कंपनी का शेयर भी XYZ के पास आ जाता है। ये काम डायरेक्टली हुआ क्या XYZ इंडियन कंपनी के शेयर्स को डायरेक्टली खरीदा? एकदम नहीं। XYZ किसको खरीदा? ABC को। अब ये ABC को खरीदने से, क्योंकि ABC पहले से इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स को होल्ड कर रहा था, तो वो भी शेयर्स XYZ के पास आ गया। मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो गया इंडियन कंपनी का शेयर्स XYZ के पास। यहाँ तक ठीक है बात? So indirect transfer refers to the cases where foreign entities own share or assets in India, but instead of transferring the Indian assets directly, they transfer shares of foreign entity। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया फॉरेन एंटिटी का शेयर that holds Indian assets। ये ABC इंडियन एसेट को होल्ड कर रहा था, ये ABC इंडियन कंपनी के शेयर को होल्ड कर रहा था। तो इंडियन कंपनी के शेयर को डायरेक्ट ट्रांसफर करने के जगह पे इनडायरेक्टली क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। कैसे? बाय सेलिंग और बाय ट्रांसफरिंग दिस ABC टू XYZ। समझ में आ गया बात? ठीक है, दिस इज इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब जब इनडायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल गेन्स क्या लगता है क्या इनडायरेक्ट ट्रांसफर के केस में? तो हाँ, अगर 50% से ज्यादा अगर इस फॉरेन कंपनी का जो एसेट्स है वो 15% से ज्यादा अगर इंडिया में लोकेटेड है, देन ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ दैट फॉरेन कंपनी विल सब्जेक्ट टू कैपिटल गेन्स टैक्स इन इंडिया। ये फॉरेन कंपनी 50% से ज्यादा टैक्स अपना डेराइव कर रहा, ये एसेट अपना डेराइव कर रहा है कहाँ से? इंडियन कंपनी से। मतलब इसका कोई खासा वजूद है नहीं, ये अपना पावर यहीं से डेराइव कर रहा है। तो अगर इस तरीके का केस होगा एंड 50% से ज्यादा अगर अंडरलाइंग एसेट इंडिया में लाई करता है, तो उस केस में ये कंपनी को कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। एंड दिस रूल वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर वोडाफोन टैक्स केस, जो कि 2012 में हुआ था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के फेवर में फैसला सुनाया था, जहां पे आप ये टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते थे सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हिसाब से। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, टैक्स लॉ को अमेंड किया रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब
पीछे जाके आप टैक्स लगा सकते हैं। तो मिला के बात क्या है, जो भारत सरकार ने बाद में टैक्स अमेंड किए हैं, टैक्स लॉज अमेंड किए हैं, उससे हुआ क्या, टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगा कब, जब फॉरेन एंटिटी हैज सब्सटेंशियल एसेट्स इन इंडिया, है ना, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इंडिया को उसका फेयर शेयर ऑफ टैक्स मिलेगा फ्रॉम द फॉरेन कंपनीज, जो कि पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, इंडियन एसेट से। तो अब पढ़ो ऑप्शन ए, इंडियन कंपनी इन्वेस्टिंग इन फॉरेन एंटरप्राइज, नहीं। फॉरेन कंपनी इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड पेइंग टैक्सेस, नहीं। इंडियन कंपनी परचेजेस टैंजिबल एसेट्स इन फॉरेन कंट्री, इंडियन कंपनी नहीं। फॉरेन कंपनी ट्रांसफर कर रहा है शेयर को एंड सच शेयर डिराइव देयर सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। करना क्या था, सिंपल सा करना, बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि जो भी टर्म है वो टर्म को अपनी भाषा में पढ़ लेना है, समझ लेना है, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। लिखा हुआ है वो चीज यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2021, which one of the following effects of creation of black money in India has been the main कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि ब्लैक मनी के क्रिएशन से कुछ इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो कि कॉज ऑफ वरी है, मेन कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ब्लैक मनी क्या होता है, काला धन, illegally earned money, that is through corruption, through crime, etc. Black money में क्या आता है, unreported legal money to avoid taxes. It will lead to corruption, weakens the governance, can reduce the negative impact of oppressive laws, often laundered to make it look लीगल। क्या क्या सोर्स है जहां से ब्लैक मनी आपको आ रहा है, तो रियल एस्टेट हो गया, ज्वेलरी मार्केट हो गया, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां फेक डोनेशन वगैरह देते हैं लोग, इंटरनेशनल टैक्स हेवेंस, इनफॉर्मल सर्विस सेक्टर, पॉलिटिकल डोनेशन। सो ब्लैक मनी का मेजर कंसर्न क्या है, द बिगेस्ट इशू इज द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट ड्यू टू टैक्स इविजन। अब आप इसी बात से अंदाजा लगाओ ना कि ब्लैक मनी का एस्टिमेशन निकाला गया इंडिया में, तो इट इज अराउंड 7% to 1%, 120% ऑफ जीडीपी। अब आप एक बात बताओ, ये कोई रेंज होता है क्या? इट इज शोइंग द डिफिकल्टी इन मेजरिंग इट एक्यूरेटली। ये कौन सा रेंज है कि 7% से 120% जीडीपी जो है वो ब्लैक मनी है इंडिया के रेस्पेक्ट में? आपको बोलना है तो आप बोलो ना 7 से 10%, आपको बोलना है तो बोलो 100 टू, आपको बोलना है तो बोलो 90 to 100%, आपको बोलना है तो बोलो ना 100 to 120%। ये 7% से 120% ऑफ जीडीपी वो ब्लैक मनी है, ये कौन सा रेंज है? तो ये जो रेंज है ना, यही रेंज तो दिखा रहा है कि ब्लैक मनी को मेजर भी करना एक्यूरेटली कितना डिफिकल्ट है। सो मेन कंसर्न क्या होगा, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इविजन। मेन कंसर्न यही है। लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ये सब नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज नहीं है। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्स टू परचेज रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, अरे ये सब सोर्स है। हमसे पूछ रहे इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट, सबसे बड़ा इफेक्ट ये है, सरकार को टैक्स नहीं आ रहा है, सरकार का रेवेन्यू में लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सोर्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू the independent regulator in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc. जो independent regulators हैं in the sectors like telecommunication, insurance, electricity, उनको रिव्यू कौन करता है? ये 2019 का क्वेश्चन है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप आराम से एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे नीति आयोग, ठीक है। अब नीति आयोग कैसे रेगुलेट कर सकता है? जैसे IRDAI को, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसको नीति आयोग कैसे रिव्यू कर सकता है? कर सकता है? एकदम नहीं। तो 5 गलत। दूसरा, फाइनेंस कमीशन, आप बताओ क्या काम है फाइनेंस कमीशन का? क्यों टेलीकम्युनिकेशन जैसे बॉडी को, रेगुलेटर को रिव्यू करेगा? इंश्योरेंस वाले बॉडी को क्यों रिव्यू करेगा ये फाइनेंस कमीशन? 3 गलत। आप आंसर पे पहुंच गए। अगर आपको नहीं भी पता है कि फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन क्या होता है, उसका काम क्या है, तो भी आप आंसर पे पहुंच गए कि एडहॉक कमिटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने एक टेम्पररी कमिटी सेटअप करा है, राइट। तो क्या वो कमिटी रिव्यू कर सकता है? एकदम कर सकता है। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। So ad hoc committee, this is created for a specific purpose and dissolved after submitting their report। इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट ने कोई टेम्पररी कमिटी बनाया for a specific purpose। This is appointed by House, this is appointed by Speaker, presiding officer। ये ad hoc कमिटी जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है फ्रॉड को, करप्शन को, सीरियस पब्लिक कंसर्न्स को। फिर आता है बात डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी। There are 24 committees which oversee various central ministries and department। They review the functioning of regulators विद इन देयर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। अब आप बताओ फाइनेंस कमीशन का क्या काम है? इट डील्स विद टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ये रेगुलेटर को नहीं, रेगुलेटर के साथ डील नहीं करता है।
Finance Commission. Financial Sector Legislative Reform Commission, FSLRC. It proposed reform for financial laws but does not directly review the regulators. And जहां तक नीति आयोग का बात है तो it is a policy think tank not involved in regulatory reviews. ठीक है, आंसर होगा 1 and 2, राइट. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये 2017 का क्वेश्चन है. विथ रेफरेंस टू प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 PBPT एक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, उसके रेस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, राइट. पहला स्टेटमेंट कह रहा है अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन. दिस इज इनकरेक्ट. देखो, बेनामी ट्रांजैक्शन किसको कहा जाएगा? दिस इज when a property is bought in someone else name, बेनामी, someone else name without their financial contribution, कि ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इस पर्सन के नाम पे खरीदा गया. किस पर्सन के नाम पे? इस पर्सन के नाम पे. जबकि पैसा कौन दे रहा है? ये. तो कायदे से सोचो रियल और ओनर कौन होगा? ये. पेपर पे ओनर किसको दिखाया जा रहा है? इसको. दिस इज बेनामी ट्रांजैक्शन. प्रॉपर्टी किसका है? इसका है. सो बेनामी ट्रांजैक्शन इज व्हेन अ प्रॉपर्टी इज बॉट इन समवन एल्स नेम विदाउट देयर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. अब अगर मान लो ये लीगल ओनर हुआ, पेपर पे तो इसी का नाम है ना, तो लीगल ओनर तो यही हुआ ना. अगर ये इसको नहीं भी पता है तो भी ये ट्रांजैक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा. तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लीगल ओनर इज नॉट ट्रीटेड, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज बेनामी ट्रांजैक्शन अगर ओनर नॉट अवेयर है. नहीं, गलत हो गया. ओनर को नहीं भी पता है ना तो भी ये बेनामी ट्रांजैक्शन ही कहलाएगा. दूसरा, द प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट 100%. बेनामी प्रॉपर्टीज आर कन्फिस्केटेड बाय गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट, जिसको 1988 वाला एक्ट, जिसको कि 2016 में अमेंड भी किया गया. एंड नो कंपनसेशन इज पेड टू द पर्सन इन हुज नेम द प्रॉपर्टी वाज रजिस्टर्ड. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है द एक्ट प्रोवाइड फॉर 3 अथॉरिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी अपीलेट मैकेनिज्म. तो देखो, बात ऐसा है कि एक होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. दिस adjudicating authority is set up to determine whether a property is benami. अगर आप dissatisfied हैं इस adjudicating authority से तो अपील कैन बी मेड टू अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बाद में आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो. तो अपीलेट मैकेनिज्म तो है, तो आंसर गलत हो जाएगा ये थर्ड वाला भी. तो जैसे थर्ड गलत एंड सेकंड सही है, आंसर इज B2 ओनली, राइट. क्लियर है. सो यहाँ हमारा पिलर 2 कंप्लीट होता है, राइट. अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द Instagram. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.